तो हम बात कर रहे थे इल्तुतमिश की समस्याओं के बारे में। अगली जो समस्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, खोखरों की समस्या। सिंध और झेलम नदी के मध्य खोखर जनजाति बसती थी। ये काफ़ी लड़ाकू जनजाति थी और आसपास के क्षेत्रों पर लूटमार और उन पर आक्रमण करती रहती थी। इसी खोखर जाति से कुबाचा आदि जो दिल्ली सल्तनत के विरोधी जो तुर्क अधिकारी थे वो साठगांठ करते रहते थे। इसी तरह से जब ख्वारिज्म राजकुमार जलालुद्दीन मालबनी पंजाब की ओर आया था, तब इस खोखर जाति से उसने साठगांठ करके दिल्ली सल्तनत को नुकसान पहुंचा सकते थे उनके साथ मिलकर। अतः इल्तुतमिश के सामने इस खोखर जनजाति से निपटना भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी, जिसमें उसको आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना हो सकता था। अतः खोखरों की समस्या भी इनके सामने थी। अगली जो है समस्या है दुर्बल राज्याधिकार। जैसा कि हमें मालूम है, इल्तुतमिश एक दास था। हालांकि ऐबक ने उसको दासता से मुक्त कर दिया था। ऐबक स्वयं भी एक दास था, तो बहुत सारे जो तुर्क जाति के जो सरदार थे, जो इल्तुतमिश से सीनियर भी थे, वे ये नहीं चाहते थे कि दास दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बने और उन पर वे शासन करें। इसलिए एक समस्या जो थी वो दुर्बल राज्याधिकार की थी, यानी कि अपने राज्याधिकार को उन पर साबित भी करना था कि मैं एक योग्य शासक हूँ और मैं दिल्ली सल्तनत को अच्छे से चला सकता हूँ। तो ये सारी समस्याएं जो थी इल्तुतमिश के सामने थी, जो कठिनाइयाँ थी इल्तुतमिश के सामने थी, इन कठिनाइयों से इल्तुतमिश को निपटना था। इल्तुतमिश ने जब दिल्ली सल्तनत को संभाला तो ये सारी समस्या उनके सामने थी। अब इल्तुतमिश ने अपने पराक्रम और कुशल कूटनीति के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान भी किया और अपने आप को दिल्ली सल्तनत का एक योग्य शासक भी साबित किया और दिल्ली सल्तनत को एक तरह से मजबूती सुदृढ़ता भी उसने प्रदान की। तो हम देखेंगे कि उसने किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया। समस्याओं का समाधान, सबसे पहले बात करेंगे विरोधी तुर्क अमीरों का दमन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे तुर्क सरदार ये नहीं चाहते थे कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बने। दूसरी ओर जो लाहौर के जो तुर्क सरदार थे जिन्होंने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया था, उनमें से भी बहुत सारे तुर्क सरदार ये चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान ये नहीं बने। अतः इल्तुतमिश ने जो इन तुर्क सरदारों ने विभिन्न सैनिक दस्ते तैयार कर लिए थे दिल्ली पर आक्रमण करने के, उससे पहले इल्तुतमिश ने इन पर आक्रमण करके इनको बुरी तरह से पराजित किया। बहुत सारे तुर्क सरदारों को मौत के घाट उतार दिया और जो बचे हुए थे उन्होंने दिल्ली इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने अवध, वाराणसी, तराई आदि क्षेत्रों में जो तुर्क अधिकारी थे उन पर जोरदार आक्रमण किया और उनको अपने अधीन बना लिया। तो जो विरोधी तुर्क अमीरों का दमन जो समस्या थी उससे सबसे पहले उसने निपटा ताकि सल्तनत को मजबूती प्रदान की जा सके आंतरिक रूप से। इसी तरह से जो उसके जो विरोधी सरदार थे, जो उसमें दो मुख्य सेना नायक थे, कुबाचा और यल्दोज, उनसे भी उसको निपटना था, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब जो मैं आपसे इसी टॉपिक में एक लाइन और बता दूँ कि कुबाचा जो ऐबक के समय उच्च का सूबेदार था, ऐबक के मरने के बाद उसने पटिंडा, लाहौर, सुरसती, कोहराम आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो ये सीधी चुनौती थी किसके सामने? इल्तुतमिश के सामने। अतः दूसरी समस्या का जो उसने निपटारा किया, सेना का जो दूसरी समस्या थी उसके सामने जिसका निपटारा किया वो थी समस्याओं के बारे में चालीसा दल का गठन। चालीसा दल का गठन, चालीसा दल का निर्माण। इल्तुतमिश ने अपने सल्तनत को मजबूती प्रदान करने के लिए
एक चालीसा दल का निर्माण किया, जिसमें उसके योग्य और उसके द्वारा चुने गए लगभग 40 तुर्क सरदारों को सम्मिलित किया गया और उन्हीं तुर्क सरदारों को इल्तुतमिश ने सल्तनत के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और इस वजह से इल्तुतमिश की आंतरिक समस्याओं का बहुत हद तक निपटारा हो चुका था। ये जो चालीसा दल के जो सदस्य थे वे इल्तुतमिश के प्रति ही इल्तुतमिश की कृपा पर ही निर्भर थे, अतः ये इल्तुतमिश के ही आशीर्वाद पर सल्तनत में बैठे हुए, सल्तनत में विभिन्न ओहदों पर बैठे हुए थे। इसकी चालीसा दल की वजह से ही इल्तुतमिश को बहुत सारी समस्याएं थी आंतरिक और बाहरी, उससे निपटने में बहुत आसानी हुई। तो चालीसा दल की वजह से इल्तुतमिश ने अपनी बहुत सारी समस्याओं का निपटारा किया। इस चालीसा दल को तुर्कान चहलगानी, चरगान आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला जो है जो महत्वपूर्ण समस्या है उसका समाधान है यल्दौज का दमन। यल्दौज का दमन, यल्दौज का दमन। यल्दौज जो था, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मोहम्मद गोरी के 3 सेनानायक थे जो पहले आपको बताए थे, यल्दौज, कुबाचा और ऐबक। ऐबक भारत पर शासन कर रहा था, कुबाचा सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों पर, और यल्दौज गजनी पर उसका जो गोरी का पैतृक राज्य था। जैसे ही ऐबक की मृत्यु हुई, यल्दौज ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर, स्वतंत्र रूप से शासन पहले भी कर रहा था। तो ऐबक के मरने के बाद उसने दावेदारी पेश कर दी हिंदुस्तान की। इल्तुतमिश को उसने अपना सूबेदार मान लिया और इल्तुतमिश को अपने राज्य चीन आदि भिजवा दिए। हालांकि उस समय इल्तुतमिश ने उनको स्वीकार कर लिया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश मौके की तलाश में, इल्तुतमिश किसकी तलाश में था? अब मौके की तलाश में था। इसी समय यल्दौज और कुबाचा के मध्य संघर्ष छिड़ गया। यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा के मध्य संघर्ष छिड़ गया, जिसका फ़ायदा उठाते हुए इल्तुतमिश ने जो भटिंडा है और सुरसती, कोहराम आदि के क्षेत्र थे उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया और लाहौर का जो क्षेत्र है वो यल्दौज ने जीत लिया। लाहौर का जो क्षेत्र था वो यल्दौज ने जीत लिया। अब 1215 ईस्वी में, सन 1215 ईस्वी में जो ख्वारिज्म का शाह था, मध्य एशिया का जो राज्य था ख्वारिज्म, उसके शाह ने गजनी पर आक्रमण कर दिया। यल्दौज पराजित हुआ, पराजित होकर वो भारत की ओर आया, पराजित होकर वह पंजाब की ओर आ गया। अब इल्तुतमिश ने पूरी तैयारी कर ली थी कि वह यल्दौज को पराजित करेगा, अन्यथा वह दिल्ली की ओर बढ़ जाएगा, दिल्ली पर आक्रमण वह कर देगा, क्योंकि उसने पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। अतः इल्तुतमिश ने एक शक्तिशाली सेना लेकर, दोनों की सिर्फ सेना है वह तराइन के मैदान में मिली। तराइन के मैदान में दोनों का भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें यल्दौज पराजित हुआ और मारा गया, और यल्दौज ने पराजित हुआ मारा गया। और इस प्रकार से इल्तुतमिश की जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, ताजुद्दीन यल्दौज को लेकर उस समस्या से उसका छुटकारा मिला। इसको लेकर इल्तुतमिश को 2 फायदे हुए, 2 लाभ हुए। एक लाभ तो ये हुआ कि गजनी जो गोरी का पैतृक राज्य था उसका सम्मान दिल्ली सल्तनत के लिए, दिल्ली सल्तनत से हमेशा के लिए टूट गया, यानी कि अब दिल्ली सल्तनत और गजनी के मध्य कोई संबंध नहीं रहा दावेदारी को लेकर। दूसरा, जो दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता के दावेदार था एक प्रमुख व्यक्ति यल्दौज, मारा गया। इस वजह से दोहरा लाभ इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत को प्राप्त हुआ। अगला जो समस्या का इसने दमन किया वह था कुबाचा का दमन। कुबाचा का दमन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यल्दौज और कुबाचा के मध्य में संघर्ष हुआ था, तब लाहौर आदि क्षेत्र यल्दौज ने जीत लिए थे। लेकिन जब यल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य संघर्ष हो रहा था तो इस मौके का फ़ायदा उठाया कुबाचा ने और लाहौर आदि पर पुनः अधिकार कर लिया और वह पंजाब उसके क्षेत्रों के आसपास को जीतना शुरू कर दिया। अतः 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा के ऊपर आक्रमण किया और कुबाचा को पराजित किया। पराजित होने के कुछ समय बाद वो मारा गया। तत्पश्चात इल्तुतमिश ने पंजाब और उसके सिंध और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उन सभी को जीतकर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित उसने कर लिया। इस प्रकार से उसके 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी यल्दौज और कुबाचा मारा गए। इस प्रकार से
इल्तुतमिश अब दिल्ली सल्तनत का एक क्षत्रिय शासक बन गया दिल्ली सुल्तान के रूप में। अगली जो समस्या का समाधान किया वह मंगोल संकट, जो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी मंगोल संकट। चंगेज खान के नेतृत्व में 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में मंगोल एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे। जनजातीय वर्ग था, लड़ाकू जनजाति थे, बर्बर जाति थी, रक्त पिपासु जाति बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। इसने मध्य एशिया, तुर्किस्तान, ईरान, इराक, अरब के कई देशों पर लगभग अधिकार कर लिया और वहाँ के बहुत सारे शासकों को उन्होंने मार दिया, वहाँ की बहुत सारी प्रजाओं को इन्होंने अस्त व्यस्त कर डाला, मार डाला। ख्वारिज्म का जो राज्य था, वहाँ का शाह, वहाँ के राज्य पर इसने जब आक्रमण किया चंगेज खान ने, मंगोल सेना ने, तो ख्वारिज्म का जो शासक था वह तो कैस्पियन सागर की ओर भाग गया, परंतु उसका राजकुमार था जलालुद्दीन माकबंडी, वो भागकर सिंध की ओर आ गया, भारत की ओर आ गया और सिंध के ओर आकर उसने सिंध के कुछ क्षेत्रों के आसपास पंजाब के कुछ क्षेत्रों को उसने अधिकार कर लिया। और पंजाब की जो जाति थी काफ़ी लड़ाकू, जिससे दिल्ली सल्तनत का संघर्ष होता रहता था, खोखर जाति, उससे वह समझौता करके वहाँ पर शासन करने लग गया। इसी के पीछे पीछे मंगोल सेना भी आदम की सिंध नदी के उस पार, अभी पार नहीं किया था। अब जलालुद्दीन ने सहायता के लिए इल्तुतमिश से संपर्क किया, इल्तुतमिश को उस पर धार्मिक वास्ता भी दिलाया और कहा कि हम एक सहधर्मी भी है। लेकिन अब इल्तुतमिश के सामने समस्या, इल्तुतमिश जानता था कि मंगोल कैसे लोग, अगर वो यहाँ पर मैंने इसका साथ दिया जलालुद्दीन का, तो भारत में भी आक्रमण कर देंगे और भारत को भी तहस नहस कर डालेंगे, क्योंकि उसने पूरा मध्य एशिया के आसपास का लगभग 15-20% भूमि जो विश्व की भूमि बताई जाती है उस पर उसने अधिकार कर लिया था। अतः इस प्रकार से उसने इल्तुतमिश ने जवाब दिया कि जलालुद्दीन माकबरी कि ये भारत एक गर्म प्रदेश है, यहाँ की जलवायु आपको सूट नहीं होगी, आप ठंडे देश से हैं, आप यहाँ से चले जाइए। हालांकि उसने जवाब बड़ी सुदृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ दिया। अतः जलालुद्दीन माकबरी को जब कोई सहायता की उम्मीद नहीं हुई, क्योंकि जलालुद्दीन इल्तुतमिश से भी संघर्ष नहीं चाहता था, उसको पता था इल्तुतमिश एक योग्य शासक है, ताकतवर शासक है, तो यहाँ से निकल कर वे कहाँ चला गया, वापस लौट गया। इस प्रकार से मंगोल संकट का जो 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सामने आकर खड़ा हुआ, उसका बखूबी समाधान इल्तुतमिश ने किया। जलालुद्दीन के आक्रमण से बचा और मंगोल आक्रमण से भी वह बच गया। अगली जो समस्या का समाधान किया वह थी बंगाल विजय। अगली जो इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी इल्तुतमिश की, बंगाल विजय। ऐबक के समय खिलजी सरदारों का बंगाल का अच्छा वर्षा था, दिल्ली के वे अधीन थे। लेकिन जैसे ही ऐबक की मृत्यु हुई, बंगाल के जो मुख्य एक सरदार थे अली मर्दान खां, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और अनेक खिलजी सरदारों को वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। अतः जो बचे हुए खिलजी सरदार थे उन्होंने 2 वर्ष तक रणनीति बनाकर लगभग 2 वर्ष के अंदर ही अली मर्दान खां, जिसने अलाउद्दीन खान की उपाधि धारण करके स्वतंत्र शासन, अलाउद्दीन खान की उपाधि धारण करके अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, उसको मार डाला। और उन्हीं सरदारों ने आपस में मिलकर हिसामुद्दीन इवाज को अपना शासक नियुक्त किया, जिसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। हिसामुद्दीन इवाज ने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। अतः अब बंगाल की सूचना इल्तुतमिश को मिली, सूचना तो बहुत पहले से मिल गई थी, लेकिन उनको और समस्याओं से मिल पा रहा था। उत्तर पश्चिम की समस्या थी, आंतरिक समस्या थी, इन सबसे छुटकारा जैसे उसको मिला, अब उसका ध्यान इल्तुतमिश की ओर, ध्यान पूर्व की ओर बंगाल के ऊपर गया। अतः एक शक्तिशाली सेना लेकर वह बंगाल की ओर निकल पड़ा। सबसे पहले उसने बिहार को जीता और बिहार में अपने सूबेदार को नियुक्त किया। इसके पश्चात उसने जैसे ही बंगाल पर आक्रमण किया, बंगाल के शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। किसके अधीनता? इल्तुतमिश के अधीनता स्वीकार कर ली हिसामुद्दीन इवाज ने। वहाँ से वे लौट कर आ गया, वार्षिक कर देना आदि उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश बंगाल से निकला, हिसामुद्दीन इवाज जो बंगाल का शासक था, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और वार्षिक कर देने के अलावा उसने बिहार राज्य पर भी आक्रमण कर उसको अपने अधीन कर लिया। अब इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद जो अवध का गवर्नर था, उसको कहाँ भिजवाया? बंगाल पर आक्रमण करने के लिए भिजवाया। उसने बंगाल को
जीता, बंगाल की राजधानी लखनऊ पर आक्रमण करके सामूदी निवाज को मार डाला। इस प्रकार से बंगाल पर अब इल्तुतमिश का अधिकार हो गया था। परंतु नासिरुद्दीन महमूद 1229 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब बंगाल पे जो बिहार का जो गवर्नर था मलिक जानी, इल्तुतमिश ने पुनः उसको, जैसे ही वो मारा गया, बंगाल ने स्वयं वापस वहाँ पर इस इसामुद्दीन जो वहाँ पर जो एक अधिकारी था इख्तियारुद्दीन बल्खा, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषणा कर दी। अतः 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पुनः बंगाल अभियान किया और बल्खा को युद्ध क्षेत्र में हराकर मार डाला और मलिक जानी जो बिहार का ही सूबेदार था उसको बंगाल का गवर्नर भी इल्तुतमिश ने बना दिया। इस प्रकार से बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीनता में इल्तुतमिश लेकर आए। बंगाल विजय इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण विजय में से, महत्वपूर्ण उपलब्धि में से माना जाता है। इसी तरह से पंजाब के खोखरों का दमन किया। पंजाब के खोखरों का दमन, खोखर जाति का दमन। जब जलालुद्दीन मार्ग बन्नी ख्वारिज का राजकुमार पंजाब में था तो यहाँ से जाने के बाद उसने सैफुद्दीन करगुल अपने एक सहायक को पंजाब खोखर जाति के आसपास छोड़ गया था। दोनों के साठगांठ मिल चुकी थी। दोनों दिल्ली सल्तनत के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली फुर्सत में पंजाब पर आक्रमण कर खोखर जाति को पराजित किया और यहाँ के जो कई क्षेत्र इनके अधीन थे, सियालकोट, नंदाना, जालंधर, उन राज्यों पर अधिकार किया। उन क्षेत्रों पर अधिकार करके दिल्ली सल्तनत के अधीन बनाए रखा और यहाँ पर विभिन्न सैनिक चौकियाँ स्थापित की ताकि ये जनजाति दोबारा आक्रमण नहीं कर सके। और नंदाना के क्षेत्र पर तो उसने नासिरुद्दीन एतगिन जो उसका मुख्य सेना नायक था उसको वहाँ नियुक्त किया ताकि खोखर जनजाति दोबारा पैर नहीं उठा सके और दिल्ली सल्तनत के राज्यों पर आक्रमण नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने खोखरों का भी दमन किया। इसके अलावा राजपूत एवं हिंदू सरदारों से, राजपूत एवं हिंदू सरदारों से संघर्ष। ऐबक के समय बहुत सारे राजपूत राज्य जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे या दिल्ली सल्तनत की को वार्षिक कर आदि अदा किया करते थे। ऐबक की मौत के बाद उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था। तो इल्तुतमिश ने इन राज्यों को वापस दिल्ली सल्तनत के अधीन लेने के लिए आक्रमण की योजना बनाई। सबसे पहले 1226 ईस्वी में रणथंभौर राज्य पर आक्रमण किया, रणथंभौर को अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात उसने अजमेर, सांबर, तहनगढ़, जालौर आदि राज्यों पर भी आक्रमण किया और बहुत सारे राज्यों को दिल्ली में, कुछ को दिल्ली में मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला और कुछ को वार्षिक कर देने के बदले वापस छोड़ दिया। इस प्रकार से उन्होंने राजस्थान के राज्यों पर भी आक्रमण किया था। बताया जाता है कि उसने इल्तुतमिश ने नागर गोहिलों और सोलंकी, गुजरात के सोलंकियों के ऊपर भी आक्रमण किया था, परंतु मुस्लिम इतिहासकारों ने बताया जाता है कि वो सफल नहीं हुए। लेकिन राजस्थानी साहित्य में मिलता है कि इल्तुतमिश यहाँ पर पराजित भी हुआ था और इनसे वो जीत नहीं पाया था। इसी तरह से इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर भी आक्रमण किया, वो भी स्वतंत्र हो चुका था। ग्वालियर दुर्ग का घेरा डालकर उसने उसको जीता और वहाँ भी अपने जो प्रमुख अधिकारी थे उनको नियुक्त किया। इसी तरह से मालवा राज्य पर भी आक्रमण किया। मालवा का जो भीलसा नगर है उसको, उस पर आक्रमण करके उसको काफ़ी लूटपाट की। मालवा के बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने नष्ट कर दिया। इसी तरह से उज्जैन पर भी आक्रमण किया और उज्जैन का जो महाकाली का मंदिर है उसको भी क्षति उसने पहुँचाई। इस प्रकार से एक प्रकार से इल्तुतमिश ने इन क्षेत्रों पर आक्रमण करके या तो अपने अधीन बनाया, उसको वार्षिक कर देने के बदले दिल्ली सल्तनत के अधीनता में उनको ले आया। इसी तरह से इल्तुतमिश को खलीफा से सम्मान प्राप्त हुआ। खलीफा सम्मान। इल्तुतमिश ने राजनीतिक रूप से तो अपने आप को पूरी तरह सिद्ध कर दिया था। अब वह चाहता था कि धार्मिक रूप से भी वह अपनी प्रजा में
प्रसिद्ध हो सके और ताकि अपनी प्रजा उसे धार्मिक रूप से भी अपना नेता स्वीकार कर सके। अतः उसने बगदाद के जो खलीफा थे, जो मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक नेता तथा शासनाधिकार था, उससे उसने अनुमति अपनी सत्ता के लिए अपनी सत्ता के लिए परमिशन मांगी कि मैं दिल्ली सल्तनत पर राज करता हूँ, आप उसकी मुझे इजाज़त दीजिए और इसकी पुष्टि कीजिए। अतः बगदाद के जो खलीफा थे अल इमाम मुस्तसिर बिल्लाह, उससे उनको मान्यता प्राप्त हुई। इनको इल्तुतमिश की सल्तनत को मान्यता प्रदान कर दी और उसको एक उपाधि भी दी जिसको नासिर अमीरुल मोमिनीन, खलीफा का दाहिना हाथ, नासिर अमीरुल मोमिनीन खलीफा का सहायक की उपाधि दी और खिलअत यानी कि उसको पोशाकें भी प्रदान की ताकि वह खलीफा के सहायक के रूप में काम कर सके। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने धार्मिक रूप से भी अपने आप को दिल्ली सल्तनत का नेता घोषित करवा लिया था। इस प्रकार से उत्तर में इल्तुतमिश का साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण में मालवा तक और पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बिहार तक के क्षेत्र पर इल्तुतमिश का एक तरह से एक छत्र शासन था। अप्रैल 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु जाती। बयाना अभियान के दौरान बताया जाता है कि बीमार पड़ गए थे और इनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता एवं मजबूती प्रदान करने में इल्तुतमिश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह एक योग्य शासक और पराक्रमी व्यक्ति होने के साथ साथ कला एवं साहित्यकारों का भी आश्रयदाता था। कला को भी उसने महत्वपूर्ण स्थान दिया। जैसे कि दिल्ली में एक विद्यालय का उसने, जिसे विद्यालय बोल सकते हैं, मदरसा ही बोल सकते हैं, उसने स्थापित करवाया। इसी तरह ऐबक के द्वारा जो कुतुब मीनार बनवाई गई थी उसका निर्माण कार्य को उसने पूरा करवाया। मिनहाजुस सिराज और रूहानी जैसे विद्वान उसके दरबार में सुशोभित थे। इसी तरह से जो मध्य एशिया में जब मंगोलों ने आक्रमण किया था वहाँ से बहुत सारे विद्वान अधिकारी जो भाग कर आए थे भारत, उनको उन्होंने शरण दी। इसी तरह से उसने, कुछ विद्वानों का मानना है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही है। हालांकि कुछ विद्वान इस पर एतराज़ भी करते हैं, जैसे कि प्रोफेसर हबीबुल्ला, श्री राम शर्मा। इनका मानना है कि दिल्ली सल्तनत को वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ना मानकर बलबन को मानना ही बेहतर होगा। परंतु डॉक्टर निजामी आदि विद्वान इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का एक गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। एक बात और बहस होती है उस पर कि इल्तुतमिश को रचनात्मक शासक माना जाए या नहीं माना जाए। डॉक्टर एल श्रीवास्तव तो इल्तुतमिश को रचनात्मक शासक नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि इल्तुतमिश ने ऐसे कोई काम नहीं किए या इतना समय नहीं मिला है कि रचनात्मक कार्य कर सके। परंतु डॉक्टर निजामी ने माना है कि इल्तुतमिश एक रचनात्मक शासक भी था। उनका मानना था कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की सेना को सुदृढ़ता प्रदान की, एक नई तरीके से उसको बनाया। इसी तरह से मुद्राओं को दोबारा उसने संचालित किया, जो उसमें कमियां थी उसको पूरा किया। इसी तरह से उसने इक्ता व्यवस्था जो थी जागीर प्रथा की तरह, उसको भी उसने चलाया। इस प्रकार से हम उसको रचनात्मक शासक कह सकते हैं। ये एक अलग विषय है, इसके बारे में अलग चर्चा हम कर सकते हैं कि उसकी क्या क्या उपलब्धियाँ। फिर भी दिल्ली सल्तनत में 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का एक छत्र शासक के रूप में इल्तुतमिश के रूप में हम उल्लेख कर सकते हैं। ये इसका 20 नंबर का बड़ा प्रश्न आपके पेपर में आता भी है, तो आप इसको देख लेंगे। चलिए।